चलो, हाँ जी, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण जी, जय श्री कृष्ण जी, जय श्री कृष्णा जी। इधर करूंगा और इधर करूंगा, इधर करूंगा तो ऐसे। ओके, इट्स गुड नाउ। जय श्री कृष्णा, नमस्ते। स्टार्ट करते हैं, ज्यादा बातें ना करते हुए, क्योंकि एग्जाम सिर पे है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमने स्टार्ट किया था पिछले सेशन में कारों के ऊपर हमने बात किया था भाई। 12 मार्क्स, 12 से 15 मार्क्स आता है, जो कि तयशुदा है कि पूछा जाता है इधर इन सीए फाइनल एंड फॉर सीए इंटर। दोनों के लिए कारो तो कारो है, बराबर है। बस ये है कि सीए फाइनल के अंदर बहुत घुस के बात करेंगे, और सीए इंटर के अंदर या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा या फिर थोड़ा सा घुसेंगे। तो अपन बहुत ज्यादा घुस के चलेंगे, ताकि सीए इंटर आपके लिए जो एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आता है एकदम हलवा बन के सामने आए। जैसे अपना सीए इंटर लॉ के अंदर अपन बहुत घुस के गए थे, लेकिन दिया उन्होंने हलवा। और सीए फाइनल आपके लिए बिल्कुल ये मान के चलो कि अगर इसको लगा डाला तो कारो इज लाइक झिंगा लाला, है ना? हो गया। ओके, एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारो के ऊपर हल्का सा एक फटाक से रिव्यू मारते और आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेबिलिटी कारो 2020 में हमने डिस्कस किया कि भाई किस किस पर एप्लीकेबल है। तो कारो इज एप्लीकेबल टू ऑल द कंपनीज। कारो इज एप्लीकेबल टू ऑल द कंपनीज इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी अंडर सेक्शन 242, बट इट एक्सक्लूड्स, यानी कि किस पर एप्लीकेबल नहीं होता। बैंकिंग कंपनी, जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में दिया है। इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस एक्ट के अंदर देके रखा है। उसके बाद सेक्शन 8 कंपनीज, धारा 8, यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग कॉर्पोरेट, स्मॉल कंपनीज, ओपीसी, एंड कुछ प्राइवेट कंपनी जो कुछ कंडीशंस सेटिस्फाई करती हैं। ऐसी प्राइवेट कंपनी जो किसी पब्लिक कंपनी की होल्डिंग या सब्सिडरी नहीं है और ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करती है, वो क्या है? पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस मिलाकर 1 करोड़ या उससे ज्यादा एज ऑन बैलेंस शीट डेट ना हो। दूसरी बात, बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक्स एंड पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, अगर मान लो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है, डज नॉट एक्सीड 1 करोड़, 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ईयर। ये ध्यान रखना, एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ईयर। अगर एक दिन के लिए भी 1 करोड़ प्लस हो गया तो यार कारो एप्लीकेबल हो जाएगा। और तीसरी बात, टोटल रेवेन्यू इंक्लूडिंग रेवेन्यू फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस एज पर शेड्यूल 3 एज ऑन बैलेंस शीट डेट। आपको देखना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आधार पर क्या दिया है कि नहीं दिया। इसके बाद फिर हमने क्या किया? इसके बाद हमने देखा पेड अप शेयर कैपिटल के अंदर इक्विटी प्रेफरेंस आता है, आपको सब पता है। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर अगर कोई डेबिट बैलेंस से कोई नेगेटिव सरप्लस, रिजर्व सरप्लस का आइटम है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस हम जोड़ते हैं, तो जाहिर सी बात है डेबिट बैलेंस को डिडक्ट किया जाएगा। और टर्नओवर के अंदर टैक्सेस, रिटर्न्स, डिस्काउंट, ये सब एक्सक्लूड किया जाएगा। यार वो टर्नओवर का हिस्सा नहीं होता, वो हमारा रेवेन्यू है ही नहीं। अगर हमने डिस्को अलाउड किया है, डिस्को मतलब डिस्को डिस्को बोले सारी रात नचे ना, नहीं, डिस्को का मतलब यहाँ पर डिस्काउंट है। अगर किसी तरह का कोई डिस्काउंट भी अलाउ किया है, लिख देता हूँ, चलो लिखा नहीं था, डिस्काउंट। अरे ये कैसी राइटिंग है, रुको, कुछ हैंड राइटिंग गंदगी आई है, इसको मैं थोड़ा सा सेट कर देता हूँ। ओके, डिस्काउंट अलाउड, अगर डिस्को अलाउ किया है तो उसे भी एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ओके, इसके बाद फिर हमने तमाम तरह के केसेस डिस्कस किए थे। खाली डिस्कस किए थे, लिखा था क्या कहीं? कुछ नहीं लिखा था। चलो, डिस्कस किए थे, डिस्कस करने के बाद हमने बहुत सारे टाइप, हाँ, हमने क्या लिखा लिखा, हमने केसेस यहाँ से डिस्कस किए थे। ये वाले जो शीट आपके पास मैंने पहुंचा दी है, तो ऐसे तमाम तरह के केसेस डिस्कस किए थे। इससे हमने ये चीज को लेकर इंश्योर हो गए थे कि अगर एप्लीकेबिलिटी को लेकर क्वेश्चन आता है तो भाई तुम्हारा कोई गलती होने की संभावना नहीं है। अब आगे कारों का, अच्छा, एक क्वेश्चन आज के लिए और ले लेते हैं एप्लीकेबिलिटी को लेकर। जैसे मान लो एक कंपनी है, मैं इधर ही लिख देता हूँ यार, उधर जाने की जरूरत नहीं है। एक कंपनी है, अ, भला, एक कंपनी है भला मानुस लिमिटेड, जिसकी पेडअप शेयर कैपिटल है, मैं पीएससी लिख रहा हूं, मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं, पेड अप शेयर कैपिटल है। जिसकी पीयूसी, पीयूएससी कर देते हैं, पेड अप शेयर कैपिटल है। कितना पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स, ये इसके देखिए, चलो पेड अप शेयर कैपिटल है आपका कितना? 60 लाख। रिजर्व हैं इसके 30 लाख। इसने फंड्स बोरो कर रखे हैं फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज ऑन बैलेंस शीट डेट। एज ऑन बैलेंस शीट डेट कितना है?
95 टर्नओवर इसका है, टर्नओवर इसका है 12.75 करोड़। डिस्काउंट अलाउ था इसमें 1.25 करोड़। रिटर्न था इसमें, सेल्स रिटर्न था इसमें 1 करोड़। और इसमें एक इंफॉर्मेशन और दे दी है, एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दिया है? एडिशनल इंफॉर्मेशन इसके अंदर आपको दिया गया है कि भैया ये जो भाई साहब हैं, इन्होंने जो भी ये आपका लाइक ये दिया है, क्या दिया है, लोन लिया है। तो ये लोन इन्होंने एक लोन्स थे जो जो बैंक से एक शॉर्ट टर्म क्रेडिट लिया था, शॉर्ट टर्म क्रेडिट लिया था ड्यूरिंग द ईयर and repaid before 31st मार्च। कंपनी ने भाई 95 लाख एज ऑन बैलेंस शीट डेट आपके बोरोइंग्स दे के रखे हैं, और ये बता रहे कि यार साल के दौरान यानी कि साल के बीच में इन्होंने बैंक से एक शॉर्ट टर्म लोन लिया था और उसको ड्यूरिंग द ईयर रीपेमेंट भी कर दिया। और वो शॉर्ट टर्म लोन जो था वो 60 लाख रुपए का था, 3 महीने के अंदर इन्होंने वापस कर दिया। ये 60 लाख की वजह से, अच्छा इन्होंने वापस 1 महीने में ही कर दिया, लेकिन इसकी वजह से 1.25 करोड़ एक बार बोरोइंग 7 दिनों के लिए 1.25 करोड़ चली गई। बोरोइंग कितनी चली गई? फॉर 7 डेज 1.25 करोड़। तो क्वेश्चन आपके सामने है कि बताओ बच्चों बताओ, क्या कारो एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? हम देखते हुए आएंगे, इतनी सारी फिगर्स दिए तो देखते हुए आएंगे भैया ये क्या है, 90 लाख से ये तो फुलफिल नहीं हो रहा है, ये 95 लाख है, लेकिन 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 साल में ड्यूरिंग एनी पॉइंट ऑफ टाइम 1 करोड़ के ऊपर चला गया। टर्नओवर को हम माइनस करते हैं, टर्नओवर 12.75 करोड़ है, 1 करोड़ रिटर्न है, मान लो जीएसटी वगैरह या ड्यूटी वगैरह भी 1 करोड़ है, तो ये हो जाता है 1 2 3.25 माइनस किया तो 9.50 सीआर। टर्नओवर से भी ऊपर नहीं जा रहा है, रिजर्व्स एंड सरप्लस से भी ऊपर नहीं जा रहा है, लेकिन कौन सी लिमिट क्रॉस कर रहा है? बोरोइंग्स को क्रॉस कर रहा है। किसको क्रॉस कर रहा है? बोरोइंग्स को। तो हमारा सॉरी तो हमारा आंसर क्या होने वाला है? हमारा आंसर होने वाला है भाई साहब यहां पर कारो एप्लीकेबल होगा, लेकिन 1 मिनट इतना ताम झाम इंस्टीट्यूट आपको दे देगी कि बता यार कारो एप्लीकेबल है या नहीं है। सारे ताम झाम को छोड़ो, नाम में देखो, अरे नाम में क्या रखा है? अरे नाम में तो सब कुछ रखा है, भला मानुष लिमिटेड। आइदर इट इज अ प्राइवेट कंपनी और पब्लिक, नाम से पता चलता है ये एक पब्लिक कंपनी है। आपको दिखाई दुनिया उसने पूरी, और खेल कहां गया? वो नाम पर खेल गया। पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी में तो एप्लीकेबल बताइए भाई, बराबर है क्या? यस, कारो एप्लीकेबल है कि नहीं है? तो एप्लीकेबल। क्यों एप्लीकेबल है? कि भाई साहब ये है, आपने को इधर बोला कि साहब इतना 1.25 करोड़ हो रहा है ड्यूरिंग द ईयर, अरे हो चाहे ना हो, मान लो इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो ये 95 लाख है, ये 9.5 करोड़ है, ये 90 लाख है, तो यहां से क्या नजर आ रहा है? कारो इज नॉट एप्लीकेबल। देखो आपको पहले सूचना, मैं ऐसे हाथ से छुपा रहा हूं, हाथ से थोड़ी छुपेगा, ऐसे छुपेगा। आपको ये इन्फॉर्मेशन दी और आपको बोला कि बताओ बच्चों बताओ कारो एप्लीकेबल होगा क्या? हमने देखा 90 लाख, 95 लाख, 9.5 करोड़, हमने बोला साहब कारो तो एप्लीकेबल नहीं है। आपका जवाब क्या होता अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन होती? तो हम बोलेंगे साहब अब कारो एप्लीकेबल है। और भाई तब भी एप्लीकेबल था और अब भी एप्लीकेबल है। क्यों? क्योंकि ये नाम से पिक्चर बन गई है, भला मानुष लिमिट। बात समझ में आ रही है? आपका आपको लगेगा कि आपका जवाब सही तो है, हमने भी तो ठीक, नहीं नहीं आपने जवाब ठीक दिया, लेकिन आपने इतनी दुनिया क्यों लिखी? तो वो आपका जवाब गलत माना जाएगा अगर आप उसको कारों की एप्लीकेबिलिटी का आधार ये बता रहे हैं कि ये प्राइवेट कंपनी की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, 1.25 करोड़ हो गया इसलिए एप्लीकेबल। भाई फिर आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। आप सोचो यार उसको भी मालूम है एप्लीकेबल, हम भी कह रहे हैं एप्लीकेबल, तो 0 का को 0 इसलिए कि आप क्या सोच कर मान रहे हो?
सोच के मार्क्स है। सीन समझ में आ रहा है? यस, ठीक है। कल को आपके रोने धोने निकलते हैं कि यार मैंने भी तो यार कारो एप्लीकेबल लिखा यार, और इंस्टीट्यूट भी करी यार कारो इज एप्लीकेबल, ये देखो लास्ट में, नहीं वो लास्ट में लिखा है लेकिन वो पब्लिक कंपनी है रे बाबा, तूने उसको प्राइवेट कंपनी समझ के जवाब दिया ना, तो तेरी समझ के मार्क्स काट लिए। उन्होंने बोला तेरे में अक्ल तो है नहीं, काय का तेरे को आगे लेके क्या करूंगा यार मैं, तू अभी इधर रुक, 1 साल और पढ़। बात समझ में आ रही है? इंस्टीट्यूट आपको क्यों ड्रॉप करती है यार? तू अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के बाजार में आ, ताकि पब्लिक की नजर में ऐसा ना हो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लोग लाइक चंपुक चंपुक चंपक चंपक, ऐसा नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? ओके, तो नाम को सबसे पहले ध्यान से पढ़। अच्छा, अब हम बात करते हैं कारों के अंदर और क्या होता है। एप्लीकेबिलिटी इज फोर। पार्ट टू, पार्ट टू क्या कह रहा है? क्लॉजेस या पॉइंट्स कवर्ड अंडर कार 2020। तो टोटल कितने क्लॉजेस हैं? टोटल हैं 21 क्लॉज। टोटल कितने क्लॉजेस हैं? 21। 21 क्लॉजेस को रोमन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 10, 20, 21, 21 क्लॉजेस हैं। ठीक है, ये 21 क्लॉजेस क्या हमें पता होना चाहिए? यस, 21 क्लॉजेस के अंदर क्या है ये हमें बिल्कुल पता होना चाहिए। और यार 21 पॉइंट याद रख पाएंगे, वो मेरा हेड, वो मैं आपको करा के देता हूं। ठीक है सर, कारों के अंदर दो पैराग्राफ्स है, पैराग्राफ 3 और 4। पैराग्राफ 3 एंड 4, इसके अंदर पूरा कारो उन्होंने डाला। जो पैरा 3 है इसके अंदर आपको ये 21 क्लॉज, तो पैरा 4 के अंदर बताया कि अगर कोई गड़बड़ नजर आती है तो एज पर 700 705 अपन ने बात किया था ना, क्वालिफाइड रिपोर्ट, अनक्वालिफाइड रिपोर्ट, क्वालिफिकेशन में आपको डिस्क्लेमर लगा रहे हो, एडवर्स दे रहे हो, क्या कर रहे हो आप, तो पैरा 4 के अंदर की कहानी है। तो पैरा 4 को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते, पैरा 3 के 21 क्लॉजेस हैं। तो लीजिए चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा बातें ना करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो, पॉइंट नंबर 1, बिल्कुल ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन इंटरेस्टिंग होगा, आप बनाएंगे तो। ध्यान से सुनो। नंबर 1, पॉइंट नंबर, प्रॉपर्टी या फिक्स एसेट लिमिट। फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स में क्या कवर किया है इन्होंने? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, और इंक्लूडिंग, फिक्स एसेट इंक्लूडिंग इंटेंजिबल्स। इसके ऊपर आपको यहां पर कहानी बतानी। चलो, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट या फिक्स एसेट की बात करें तो यहां पे 5 बातें कारों ने कहा है कि 5 बातों की जांच कर लो। एज एन ऑडिटर आपको 5 बातें देखनी है। 5 बातें क्या हैं? ध्यान से सुनना। पहली बात, मैं इसको रेड पेन इंक से ले रहा हूं। नंबर 1, बहुत आसान है। सबसे पहली बात, वेदर प्रॉपर रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड विद फुल पर्टिकुलर्स ऑफ एवरी प्लांट, प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट और नॉट। क्या आपने फुल डिटेल्स के साथ, फुल पर्टिकुलर्स के साथ, फुल पर्टिकुलर का मतलब क्या है? क्वांटिटी डिटेल्स। फुल पर्टिकुलर्स का मतलब क्या है? क्वांटिटी डिटेल्स के साथ, क्वांटिटी डिटेल्स, और वो कहां पर है? देखो प्रैक्टिकली सोचो, प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन किए कि नहीं, बस इतनी सी बात। प्रॉपर रिकॉर्ड्स, प्रॉपर रिकॉर्ड्स कौन मेंटेन करेगा? मैनेजमेंट। भाई आपकी फिक्स एसेट है, ध्यान से सुनो। एज एन ऑडिटर आप ऑडिट करने गए, तो ऑडिट करने गए, उन्होंने बोला कि भैया हमारे प्लांट, हमारे इतने प्लांट है, हमारे 6 प्लांट है, यानी कि क्वांटिटी डिटेल्स। अच्छा, कहां कहां है? कि सर हमारे 2 तो सूरत में है, गुजरात में है, और बाकी 4 हमारे मुंबई में है। और मुंबई सर कहने को मुंबई है लेकिन है ये अपने वाशी मतलब न्यू मुंबई में। तो विद सिचुएशन की कहां पर है, क्योंकि कल को हम जांचना चाहे, हम बोलेंगे नहीं मानते हैं कि 6 तुम्हारे पास प्लांट है यार, इतना तुम्हारा प्रोडक्शन ही नहीं है, तुम कह रहे हो 6 प्लांट है। अरे सर चल के देखो, तो चल के देखेंगे तो अपने पास कागज में लिखा होना चाहिए ना कहां पर है।
तो प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड बाय द मैनेजमेंट। रिकॉर्ड्स के अंदर क्या चीज होगा? फुल पर्टिकुलर्स। फुल पर्टिकुलर्स में दो बातें बताई हैं कारों के अंदर। वो दो बातें क्या बोली है? क्वांटिटी डिटेल्स, यानी कि नंबर ऑफ प्लांट कितने हैं, और सिचुएशन कहां पर। फुल स्टॉप, खत्म, पहली बात खत्म। कितना आसान है ना? अच्छा सोचो, अगर इंटेंजिबल एसेट्स है तो, इंटेंजिबल है तो यार उसकी क्वांटिटी और उसका सिचुएशन का मतलब ही नहीं है। वहां पे सिर्फ कितनी सी बात होगी, वेदर प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड बाय द मैनेजमेंट विद फुल पर्टिकुलर्स रिलेटेड टू इंटेंजिबल एसेट्स, फुल स्टॉप। अगर मान लो यही बात करें इंटेंजिबल्स के लिए, तो मैनेजमेंट ने फुल पर्टिकुलर्स के साथ प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हैं या नहीं किए हैं, बस इतनी सी बात कर देंगे, बात खत्म। पहली बात, फर्स्ट थिंग इज ओवर। सेकंड, ध्यान से सुनो, ये किसके लिए है? ये बात कर रहे हैं पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और ये किसके लिए? इंटेंजिबल्स। देखो फिर से सुन, सबसे पहली बात, ऑडिटर कारों के अंदर पॉइंट नंबर 1, सबसे पहली बात फिक्स एसेट। फिक्स एसेट में क्या देखने वाला है कि प्रॉपर रिकॉर्ड्स, पीपीई की बात करें, प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन बाय द मैनेजमेंट विद फुल पर्टिकुलर डिटेल्स, क्वांटिटी डिटेल्स एंड सिचुएशन, कितनी है और कहां पर है, फुल स्टॉप। इंटेंजिबल्स की बात करेंगे तो क्वांटिटी और सिचुएशन वाली बात नहीं आएगी। इंटेंजिबल गुडविल है, गुडविल की छू ही नहीं सकते उसको तो यार आप, इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। इंटेंजिबल एसेट को सिर्फ महसूस किया जा सकता है। पेटेंट, कॉपीराइट, ये इन्हें महसूस किया जा सकता है, वो दिखते नहीं है। छूओगे तो कागज का टुकड़ा, दैट्स इट, फुल स्टॉप, खत्म। आगे नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, दूसरा सेकंड पॉइंट है, क्या एक रीजनेबल इंटरवल पर, रीजनेबल इंटरवल मतलब हर 3 महीने में, हर 6 महीने में, एक रीजनेबल इंटरवल पर इन फिक्स एसेट का फिजिकल वेरिफिकेशन मैनेजमेंट करता है क्या? अगर मैनेजमेंट ने रीजनेबल इंटरवल पर फिजिकल वेरिफिकेशन किया है, जाहिर सी बात है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की बात करें, इंटेंजिबल की बात नहीं हो रही है, इनका रीजनेबल इंटरवल पर किसी कोई फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ है, अगर हुआ है तो क्या कोई डिस्क्रिपेंसीज, यानी कि कोई विचलन, कोई ऊपर नीचे कुछ पाया गया है? अगर पाया गया है, तो नहीं पाया गया कोई चक्कर नहीं है, लेकिन अगर अगर पाया गया है तो क्या उसको प्रॉपरली बुक्स ऑफ अकाउंट्स या रिकॉर्ड्स के अंदर प्रॉपरली डील कर लिया गया है, उसकी वैल्यू को अपडेट कर दिया गया है? भाई हमने फिजिकल वेरिफिकेशन मैनेजमेंट करने का, वो तो कह रहा है यार ऊपर दिखा रखे आपने 6 हैं, ये तो 7 निकले। ओहो सर, वो एक की एंट्री करना भूल गए। करो यार, वो ऑडिटर आके तंग करेगा। क्या मैनेजमेंट ने फिजिकल वेरिफिकेशन किया? वेरिफिकेशन करने के बाद कोई आपको चेंज नजर आता है? आप गए वहां जाकर, ऑडिटर, आप मैनेजमेंट के बंदे हो, मैनेजमेंट ने जाकर देखा कि यार उसमें तो रिकॉर्ड्स में दिखा रखे 6 हैं, लेकिन ये तो 5 ही है। कि सर वो एक तो बेच दी थी ना। अरे बेच दी थी तो मेरे बाप, यहां से तो बाहर कर, ऑडिटर तंग करेगा आपके। तो क्या फिजिकल वेरिफिकेशन किया है हमने रीजनेबल इंटरवल में? हम कौन? मैनेजमेंट। तो ऑडिटर देख रहा है क्या मैनेजमेंट ने फिजिकल वेरिफिकेशन, मैं लिखते भी जाता हूं साथ साथ, आप चाहे तो साथ साथ लिख सकते हो, फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ है क्या? फिजिकल वेरिफिकेशन बाय मैनेजमेंट, बहुत अच्छी बात है। एट रीजनेबल इंटरवल, रीजनेबल इंटरवल्स में क्या फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं क्या? हाँ जी करते हैं। क्या कोई डिस्क्रिपेंसीज नोटिस हुई है क्या? हाँ जी सर हुई है। नहीं हुई सर तो खत्म। अगर हुई है, इफ यस, इफ यस, तो क्या इनको प्रॉपरली डील्ड विद इन बुक्स ऑफ अकाउंट, फुल स्टॉप। सेकंड बात आता है फिजिकल वेरिफिकेशन। पहली बात है प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन किए, क्वांटिटी और कौन सी डिटेल सी, क्वांटिटी डिटेल्स एंड सिचुएशन। उसके बाद मैनेजमेंट ने क्या फिजिकल वेरिफिकेशन किया है, वेरिफिकेशन करने में क्या है, इन्हें कोई डिस्क्रिपेंसी, कोई विचलन नजर आए हैं? अगर हाँ तो प्रॉपरली डील, क्या उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रॉपरली डील किया गया है, हाँ या नहीं, बात खत्म। दूसरी बात, तीसरी बात, ध्यान से सुनो, पहले सुन लो फिर लिख देंगे। इसी बात इंक बदल के लिखता हूं ताकि आपको हो रहेगा।
टाइटल डीड, टाइटल डीड मतलब मालिकाना हक। भाई साहब हमने देख लिया, आपने बोला कि भाई हमारे पास 6 एसेट है, 6 प्लांट है, हम इस बात को मान रहे हैं, बट क्या ये 6 आपके ही हैं? टाइटल डीड दिखाओ, आपके नाम पर ही है क्या? तो कंपनी ने बोला हाँ ये 5 तो हमारे नाम पे है, ये 6ठा हमारे डायरेक्टर। भाई डायरेक्टर के नाम पर क्यों है, उसका रीजन, डायरेक्टर के नाम पर क्यों है उसका हमको रीजन बता दो, डिटेल्स बता दो कि अगर आपके नाम पर नहीं है तो क्यों। प्रैक्टिकली सोचो, एसेट साइड में दिखा रखी है आपने 6 एसेट्स, आपके नाम पे निकली 4, तो बैलेंस शीट को बिला वजह आप हाइक दे रहे हो। एक एसेट को ऐसी आपने लीज पे लेके रखी हुई है, उसका लीज एग्रीमेंट भी है, तो मेरे बाप जो लीज पे ली है उसके तुम मालिक थोड़ी हो, जबरदस्ती दिखा रहे हो यार, बिना बात की भरमबाजी मार रहे हो आप कि हमारे पास इतनी एसेट है, हमारे पास ये वो दुनियादारी प्याज लहसन। नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो तितली देखी जाएगी, तितली मतलब टाइटल डीड, टाइटल डीड क्या ये कंपनी के नाम में है? अगर नहीं है तो किसके नाम में है वो बताओ, उस बंदे से रिश्ता बताओ, उस बंदे से रिश्ता बताओ, कोई अग्रीमेंट हुआ है तो वो बताओ, कारण बताओ ऐसा क्यों है। तितली, चल लेकिन टाइटल डीड्स, टाइटल डीड्स इन द नेम ऑफ कंपनी है क्या? है तो बड़ी अच्छी बात है, इफ नो तो डिटेल्स प्रोवाइड करो, डिटेल्स प्रोवाइड करो। क्या डिटेल्स प्रोवाइड करोगे जी? किसके नाम में है, क्यों है, वैल्यू क्या है, कैरिंग कैरिंग अमाउंट क्या, वैल्यू क्या है एसेट का, वैल्यू ऑफ पीपीई जो किसी और के नाम में है, उसका रिलेशन क्या है कंपनी के साथ, रिलेशनशिप विद कंपनी और प्रमोटर और डायरेक्टर। यानी कि इतनी सी डिटेल्स हमें दे दो कि आपके नाम पर है ना, नहीं है तो किसी के नाम पर है, और आपकी एसेट साइड में दिख रही, अगर वो दिख रही है तो किसी और के नाम पर क्यों है? तो आपने बोला कि सर हमने डायरेक्टर के नाम पर हमें खरीदनी पड़ी, उसके पीछे ये कारण थे, हम इसे अपने नाम में कर लेंगे। अच्छी बात है, हमें कारण बता दो किसके नाम पर है, क्यों है, क्या रीजन है, उसका वैल्यू कितना है टोटल एग्रीगेट का, और उस बंदे के साथ या उस फर्म के साथ या उस एसोसिएशन के साथ जिसके नाम पर भी है, उसके साथ कंपनी का रिश्ता क्या है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। 3 बातें हो गई। पहली बात क्या बोल रहा है, प्रॉपर बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स मेंटेन करो पीपीई को लेकर। सेकंड बात क्या बोलता है, फिजिकल वेरिफिकेशन करो आप रीजनेबल इंटरवल के अंदर। तीसरी बात क्या होता है, टाइटल डीड्स को चेक कर लो। चौथी बात मैंने क्या बोला, 5 बातें चेक करने आए हैं अपन यहाँ पर, तो चौथी बात पॉइंट नंबर डी, ध्यान से सुनो, पॉइंट नंबर डी पहले सुन लो। क्या कंपनी, भाई अपने क्या है कि अपन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स करते रहते हैं, ये अपन पढ़ते हैं कि भाई एसेट का रिवैल्यूएशन होता है, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन किसने करा? तो सर हमने कर लिया था, हमें आता। और तुम हो कौन बे? कि जमीन का वैल्यू था सर 2 करोड़ रुपए, इस साल हमने रिवैल्यूएशन किया सर 7 करोड़ रुपए। अच्छा, उसका बेसिस क्या है? बेसिस क्या है सर, मैंने ही कर लिया। क्या आप रजिस्टर्ड वैल्यूअर है? नहीं। रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने किया है क्या, ये चीज देखी जाए। अगर आपने किया है तो क्वेश्चन, लेकिन ऑडिटर का तो काम है ना कि सब, पहला सवाल कि क्या ड्यूरिंग द ईयर, इस साल क्या किसी तरह का रिवैल्यूएशन किया गया है एसेट का? जवाब आता है यस। नो आता है, पॉइंट डिलीट हो जाएगा इसे। लेकिन जवाब आता है यस, यस रिवैल्यूएशन इज डन बाय मैनेजमेंट और रजिस्टर्ड वैल्यूअर। साहब रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने किया है, बड़ी अच्छी बात है। तो पहले जमीन की कीमत थी 2 करोड़ रुपए, और रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने बोला कि सर 2 करोड़ 10 लाख हो गया, आज का वैल्यूएशन 2 करोड़ 10 लाख है। तो 2 करोड़ 10 लाख का मतलब कितना बढ़ा, 2 करोड़ से 2 करोड़ 10 लाख, यानी कि 5% बढ़ा है। तो लॉ कहता, लॉ सॉरी मतलब इकारों के ये रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड ये कहते हैं कि भैया अगर 10% से ज्यादा वेरिएशन आता है ना, चेंज होता है, तो ही यहां पर बताओ, अदरवाइज बताने की जरूरत नहीं है।
बराबर। जैसे 2 करोड़ का 2.5 करोड़ हो गया, दिस इज 25% हाइक, तो फिर आपको यू हैव टू स्पेसिफाई द अमाउंट, यू हैव टू स्पेसिफाई द अमाउंट कि भैया हमने रिवैल्यूएशन करवाया, रजिस्टर्ड वैल्यूअर से करवाया, 10% से ज्यादा बढ़ा है, लिख लेते हैं। देखो, रिवैल्यूएशन ऑफ पीपीई डन, रिवैल्यूएशन हुआ है, कौन किया रे, रजिस्टर्ड वैल्यूअर किया ना, अच्छा कोई चेंज आया क्या, यस चेंज आया ना सर, तभी तो रिवैल्यूएशन की बात कर रहे हैं, कितना चेंज आया, चेंज इज अबाउट 10%, अच्छी बात है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ चेंज, जितना चेंज हुआ है उसका अमाउंट आपको, यू हैव टू स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ चेंज, आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। छोटी सी बात, 4 बातें हो गई, अपन को 5 बातें देखनी थी। पहली बात, प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन किए कि नहीं, क्वांटिटी डिटेल्स और सिचुएशन, फिजिकल वेरिफिकेशन रीजनेबल इंटरवल पे हुआ ना, कोई डिस्क्रिपेंसी पाई गई तो क्या उसका प्रॉपर समायोजन पुस्तकों में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कर दिया है। तीसरी बात, टाइटल डीड तुम्हारे नाम पर ही है ना, अगर किसी और के नाम पे है तो उससे रिश्ता क्या है, क्यों है, बता दो। चौथी बात, रिवैल्यूएशन किया है क्या, नहीं किया, बात खत्म। किया है सर, रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने किया है, और अगर 10% से ऊपर, यानी कि 2 करोड़ के एसेट का अगर 2.5 करोड़ दिखा रहे हैं, प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट, इक्विपमेंट का 2 करोड़ था, अभी दिखा रहे हैं हम 2 करोड़ 2 लाख, तो यार ये तो 1% हुआ, 2 करोड़ 20 लाख, तो ये 10% हुआ। अगर 10% के ऊपर जाता है तो यू हैव टू स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ चेंज और रिपोर्ट करो। यहां पर बात समझ में आती है, अगर तो पॉइंट नंबर डी इज ओवर। पॉइंट नंबर ई, यानी कि आखिरी बात, पीवीई खत्म होने वाला, आखिरी बात, आखिरी पॉइंट क्या कहता है कि अगर बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट, बेनामी ट्रांजैक्शन मतलब क्या होता है, बिना किसी के, चलो खैर अपन वो बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट को नहीं समझते हैं। बेनामी प्रॉपर्टी अगर कंपनी के पास कोई है तो यहां पर कंपनी के ऊपर कोई लीगल प्रोसीडिंग चल रही है, बेनामी मतलब आपके नाम में नहीं है, यानी कि घपलेबाजी वाला सीन है, क्या कोई कार्यवाही बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988 के तहत कंपनी के ऊपर क्या कोई प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई है, हाँ या नहीं हुई है, तो डिस्क्लोज करना पड़ेगा इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि भैया कंपनी की कल को लाइबिलिटी क्रिएट हो सकती है, सरकार डंडा लेके पीछे दौड़ा रही है, फुल स्टॉप, इतनी सी बात है। यानी कि ई पॉइंट क्या बोलता है, बेनामी ट्रांजेक्शन, क्या बोलता है, बेनामी ट्रांजेक्शन, कुछ एसेट है जो किसी के भी नाम पे नहीं है लेकिन तुम्हारे पास है, या तुमने ट्रांसफर कर दी लेकिन किसको करी मालूम नहीं है, बेनामी ट्रांसफर कर रहे हो, तो ये चोट्टा बनती अगर है कुछ, तो फिर यार यहाँ पे हमें, तो फिर बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट के अंदर आपके ऊपर, आपको नोटिस आ गया, नोटिस आ गया आपके ऊपर, प्रोसीडिंग चालू हो गई। तो ऑडिट क्या आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखा रखा है, नहीं दिखाया तो दिखाना चाहिए था, ऑडिटर ये चीज को देखेगा, फुल स्टॉप, इतनी सी बात है। 5 बातें खत्म, लिख लेते हैं। एनी प्रोसीडिंग, बेनामी ट्रांजेक्शन है, हुआ है, क्या कोई कार्यवाही, एनी प्रोसीडिंग अंडर बेनामी, एक होता है सुनामी, एक होता है बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988 के तहत इनिशिएट हुआ है, क्या इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉपरली डिस्क्लोज कर दिया गया है क्या, सिर्फ इतनी सी बात यहां पर होगी, और ये हमारा हो जाता है पहला पॉइंट। इस बात को लेकर बिल्कुल घबराना मत कि सर ये तो एक पॉइंट हुआ है, ऐसे 21 नहीं, सारे 21 इतने बड़े नहीं है, ये भी बड़ा नहीं है, अगर देखे एक बार अंदर गया ना, समझ गया ना यार, फिर टफ ही नहीं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की बात खत्म होती है। पीपी यानी कि फिक्स एसेट के बारे में 5 बातें हो गई। 5 बातों में देखो, सबसे पहली बात क्या देखे रखिए इधर, प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन हुए हैं फुल पर्टिकुलर्स के साथ, क्वांटिटी और सिचुएशन, लेकिन इंटेंजिबल्स होगी तो सिर्फ फुल पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स पे बात खत्म। सेकंड, फिजिकल वेरिफिकेशन मैनेजमेंट ने रीजनेबल इंटरवल पे किया है, क्या कोई डिस्क्रिपेंसी पाई गई है, अगर हाँ तो क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रॉपर्ली उसको डील किया गया, मतलब एडजस्ट कर दिया गया है। तीसरी बात, टाइटल डीड आपके नाम पर है, बड़ी अच्छी बात है, नहीं है तो किसके नाम पर है, क्यों है, क्या रीजन है,
उसकी वैल्यू कितनी है, उसके साथ रिश्ता क्या है, इतना बता दो। इतना बताया है आपने, ये चेक करेगा ऑडिटर। रिवैल्यूएशन ऑफ पीपीई डन, अगर रिवैल्यूएशन किया है, रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने किया है, और अगर चेंज 10% से ज्यादा है तो, पांचवी बात, बेनामी ट्रांजैक्शन अगर किसी तरह का हुआ है और उस पर कोई आपकी कार्यवाही आपके ऊपर, बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988 के तहत कंपनी के ऊपर कोई कार्यवाही चालू हो गई है, लीगल प्रोसीडिंग चालू हो गई है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या इसका डिस्क्लोजर किया गया है, ये ऑडिटर ने देखना है। बात समझ में आ रही है बॉस? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज ओवर। सेकंड यानी कि ये मान के चलो कि मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे, सेकंड पॉइंट खत्म। फिक्स असेट, जब फिक्स असेट होता है तो उसके बाद क्या आता है, इन्वेंट्री आती है। सेकंड पॉइंट इन्वेंट्री को लेकर लीजिए, साथ साथ लिख रहे हैं। ऐसा मान के चलो, साथ साथ लिख रहे हैं, नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जो आप लिखोगे ये आपके फाइनल नोट्स होंगे, जो पढ़ने वाले वो टाइम पास होता है। दिस इज द रियल मसाला। तो ये मसाला आपको आपके पास हमेशा होना चाहिए, आपकी नोटबुक में होना चाहिए। बात पकड़ में आती है? अगर हाँ तो एक दबाएं। चल, मैं तब तक एक लिख रहा हूं इन्वेंट्री, कोई डाउट हो तो पूछ लेना आप ना। आई एम हियर। सेकंड सेकंड क्लॉज, इन्वेंट्री। फर्स्ट था फिक्स असेट, सेकंड है आपका इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के अंदर सिर्फ दो छोटी सी बातें देखना है। ऊपर 5 थी, यहां पर 2 बातें। यहाँ पे एक मैं टी बना देता हूं, आप भी साथ साथ चाहो तो बना लो। 2 बातें यहां पर देखनी है ऑडिटर को, ठीक है। पहली बात वही ऊपर वाली, क्या फिजिकल वेरिफिकेशन रीजनेबल इंटरवल पर मैनेजमेंट ने किया है? अगर कोई डिस्क्रिपेंसी आई है, ध्यान रखना, अगर कोई डिस्क्रिपेंसी आई है अबाउट 10%, क्योंकि इन्वेंट्री में तो डिस्क्रिपेंसी आती ही है, अबाउट 10%, तो क्या प्रॉपरली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डील किया है? और इसको बताओ कि स्पेसिफिकली आपको अमाउंट बताना पड़ेगा कि कितना वेरिएशन आया है। बात समझ में आ रही है? फटाक से देखो, ध्यान रखना, ऊपर फिक्स असेट में वेरिएशन आया था ना, तो अबाउट 10%, 1% की लिमिट वहां पर नहीं थी। 10% की लिमिट रजिस्टर्ड वैल्यू रिवैल्यूएशन के टाइम पर है, लेकिन यहां पर फिजिकल वेरिफिकेशन में ध्यान रखना, वहां पर 10% की नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, मार देगा आपको। आपको क्या बोलेगा कि भाई साहब फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट किया, प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट का फिजिकल वेरिफिकेशन किया, तो वहां पर 2 करोड़ हमारे बुक्स में दिखा रहा था, लेकिन जब हमने जाके जांचा तो 3 करोड़ का निकला। हाँ, तो ये तो यार कितना सारा, 1 करोड़ 50% का डिस्क्रिपेंसीज आया। तो क्या नहीं, एक मिनट, यहाँ पर 10% की रिक्वायरमेंट नहीं बोल के रखी है, तो अलग से कोई डिस्क्लोजर नहीं चाहिए, बस प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डील कर लो। रिवैल्यूएशन के टाइम पर है 10% की बात, लेकिन स्टॉक के केस में फिजिकल वेरिफिकेशन में 10% के अबव। क्यों? क्योंकि माल में विचलन और फिक्स असेट के अंदर एक डिफरेंस होता है। क्लियर है? ध्यान रखना इस बात का। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बनेगा, दिखाएगा फिक्स असेट और दिखाएगा 10% के ऊपर है। यस, ठीक है, ओके। यहां देखो, फिजिकल वेरिफिकेशन, फर्स्ट पॉइंट क्या है? फिजिकल वेरिफिकेशन रीजनेबल इंटरवल पे हुआ है क्या? अगर कोई डिस्क्रिपेंसी पाई गई है, अबव 10% है, तो स्पेसिफाई करें, SPECIF स्पेसिफाई करें। और क्या इन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जैसे ऊपर भी था, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रॉपर्ली डील किया गया, मतलब एडजस्ट कर दिया है ना, प्रॉपर्ली डील्ड विद इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स और नॉट, बुक्स ऑफ, सेम है। इसका मतलब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आसान। दूसरी बात, दूसरी बात, स्टॉक के अंदर वर्किंग कैपिटल लिमिट्स आपको किसी बैंक ने, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने प्रोवाइड कर रखी है। अगर वो 5 करोड़ के ऊपर है, अगर वो 5 करोड़ के ऊपर है, तो क्या बैंक और उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को क्वार्टरली, आप स्टॉक, जैसे स्टॉक स्टेटमेंट होता है ना, ऐसे ही क्वार्टरली कुछ रिटर्न सबमिट करने होते हैं? क्या कंपनी ने फाइल किए हैं क्या? फुल स्टॉप, इतनी सी बात। अगर वर्किंग कैपिटल
वर्किंग कैपिटल लिमिट, वर्किंग कैपिटल लिमिट किसी बैंक या बाय बैंक और एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या किसी बैंक ने क्या किया है कि वर्किंग कैपिटल लिमिट दी है आपको, कितनी दी है आपको, अबव 5 करोड़ दिया है। तो क्या करना है, तो यार आपकी ड्यूटी बनती है क्वार्टरली, क्वार्टरली क्या ली, क्वार्टरली, क्वार्टरली तो आ गया मजा, है ना। तो क्वार्टरली रिटर्न्स फाइल्ड बाय द कंपनी और नॉट, बस ये दो बातें देखी, इन्वेंट्री से खत्म, इन्वेंट्री में दिमाग नहीं लगा। ऑडिटर इन्वेंट्री के केस में कॉर्पोरेट के इन्वेंट्री, अरे यार तो यार मान लो 5 करोड़ से कम है, तो अरे 5 करोड़ से कम है तो इसका मतलब ये नहीं कि ऑडिटर छोड़ देगा, लेकिन कारों के अंदर नहीं लेगा, ये बात है। देखो ये दिमाग, दिमाग ज्यादा लगाने का नहीं, हम लोग तो अरे यार भैया यार वो तो 2 ही करोड़ का है, इसका मतलब क्या हमें कुछ नहीं करना, नहीं नहीं 2 करोड़ का है, करना वो सब है, रिटर्न वगैरह सब क्वार्टरली फाइल करने, सब कुछ करना है, लेकिन क्या कारों का, कारों की रिपोर्टिंग का ये हिस्सा बनेगा अगर 2 करोड़ है, तो कारो कहता है नहीं हम ये टुच्चे पुच्चे काम नहीं करता है, हम भारी काम करते हैं, भारी कंपनीज के लिए 5 करोड़ के ऊपर है तो कारो के अंदर आएगा, नहीं है तो रिपोर्टिंग में तो आएगा ना बाबा, अरे जांच का हिस्सा तो बनेगा ना, ऐसा थोड़ी है जांच के हिस्से से बाहर हो जाएगा। तो ये दिमाग मत लगाना कि साहब 5 करोड़ के ऊपर है ये तो यार छूट हो गई, ना ना छूट नहीं हुई है, कारों की बात कर रहे हैं, अदर देन कारों भी काम तो ऑडिटर ने करना है, रिपोर्टिंग तो करनी है, सीन समझ में आ रहा है। ओके, इन्वेंटरी ओवर, फिजिकल वेरिफिकेशन रीजनेबल इंटरवल पे बाय द मैनेजमेंट किया है, यस, डिस्क्रिपेंसी है, नो, डिस्क्रिपेंसी है, यस, क्या 10% के ऊपर है, नो, तो छोड़ो, लेकिन स्पेसिफाई मत करो, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रॉपर्ली डील तो करेंगे जो डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है अगर, यस, चल। और सेकंड, वर्किंग कैपिटल लिमिट अगर बैंक या कोई पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से 5 करोड़ के ऊपर की है तो भाई क्वार्टरली रिटर्न्स उनको सबमिट कर रही है कंपनी, हाँ या हाँ, चल ठीक है। पॉइंट 2 इज ओवर, मैंने कहा था ना पहला वाला बड़ा है, दूसरा वाला खत्म हो गया, उसी की शैडो लेके आया ना फिजिकल वेरिफिकेशन, तो पॉइंट नंबर 3, थर्ड पॉइंट है आपका जो कि थोड़ा सा बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट जैसा है, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आसान है, LIG, ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं एक ईमानदारी से एक बात बता दूं, ये कारो अगर आप अच्छे से खत्म कर दोगे ना भाई, ये मान के चलो आधा ऑडिट का सिलेबस है ये, इसमें जितनी बातें जांच कर रहे हैं ना अपन, ये पूरे चैप्टर पूरे सिलेबस के अंदर कहीं ना कहीं जांच हो रही है, और यहाँ पे इकट्ठा करके इन्होंने 21 पॉइंट दे दिए, मतलब लॉटरी है ये चैप्टर आपके लिए, न सिर्फ ये चैप्टर आपको इंडिविजुअली स्कोर देगा बल्कि आपको अक्कल देगा कहीं और जवाब देने के लिए, और मैं ये अक्कल को यूज करना सिखाऊंगा, लेकिन पहले सीख लेते हैं, है ना। पॉइंट नंबर 3, 1 2 3 1 2 3, point number 3 is what, LIG, LIG to company, firms, LLP, joint venture, etc. इसमें 1 2 3 4 5 6 बातें हैं जी। LIG to, LIG means what, loans, investment, गारंटी, गारंटी या सिक्योरिटी। अगर आपने किसी कंपनी को, अगर आपने किसी फर्म को, अगर आपने किसी LLP को, किसी जॉइंट वेंचर को, अरे यार किसी को भी, अगर आपकी कंपनी ने किसी को भी मतलब ये सब में से किसी को भी अगर आपने लोन दिया है या उसमें इन्वेस्टमेंट किया है या उसकी गारंटी बैंक, भाई उसने एक पार्टनरशिप फर्म ने बैंक से कर्जा लिया 25 करोड़ का, आप आपको क्या पेट में दर्द है, आप उसकी गारंटियां ले रहे हो यार, लेकिन अगर लिया है तो पॉइंट नंबर 3 के अंदर ऑडिटर कुछ बातों को लेकर खुद को संतुष्ट करेगा। इंपॉर्टेंटली अगर मैं बात बताऊं, ये ज्यादा एम्फेसिस लोन्स ग्रांटेड करता है, क्योंकि पैसा शेयर होल्डर्स ने दिया, ये लो धंधा करो, अरे धंधा करने के लिए पैसा दिया ना तुमने, आगे लोन दे दिया क्यों, यस, इन्वेस्टमेंट करो, अरे इन्वेस्टमेंट होता तो इन्वेस्टमेंट खुद इन्वेस्टर खुद कर देता, तुम क्यों कर रहे हो, किसी की गारंटी क्यों चक्की में हाथ दे रहे हो जबरदस्ती का माथे पे, यस। तो अगर आपने किसी को लोन दिया है तो यहाँ पे एम्फेसिस किस पे किया है इन्होंने,
लोन्स पर किया है, लेकिन पॉइंट सारे कवर किए हैं। ठीक है, कंपनी का पैसा है तो कंपनी के मेंबर्स का पैसा है, तो भाई उसका मिस यूज ना हो, मिस्टर यूज हो। ठीक है, ध्यान से सुनो, 5-6 बातें हैं, ये 6 बातें डिस्कस करें, खत्म। यस, फटाक से। नंबर फर्स्ट, सबसे पहली बात पहले सुन लो। ड्यूरिंग द ईयर एग्रीगेट अमाउंट ऑफ लोन ग्रांटेड, ड्यूरिंग द ईयर आपने टोटल कितना लोन बांट दिया है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट पर एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टोटल अमाउंट कितना, बाइफरकेट करके बताओ कि आपने अपनी सब्सिडरीज, जॉइंट वेंचर्स और आपकी जो एसोसिएट कंपनी है, यानी कि एक तरह से रिलेटेड हो गई है, रिलेटेड पार्टी हो गई, ठीक है, तो इनको कितना दिया है और अदर्स को कितना। पहली बात सिर्फ ये बताओ कि भैया टोटल लोन कितना, बस इतनी सी बात। पहली बात ये बताओ टोटल लोन कितना। तो यार उधर बैलेंस शीट में देखो ना, यार बैलेंस शीट में तो 70 करोड़ लिखा है। अब 70 करोड़ के 2 टुकड़े कर दो आप, कि आपकी जॉइंट वेंचर, आपकी सब्सिडरी, आपकी एसोसिएट को कितना है और अदर्स को कितना। दैट्स पहला पॉइंट। पॉइंट नंबर 1 ए, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। एग्रीगेट अमाउंट ऑफ लोन, अमाउंट ऑफ लोन यानी कि टोटल लोन कितना है यार ड्यूरिंग द ईयर। प्लस क्या दिखाना है, बैलेंस शीट डेट पर आउटस्टैंडिंग कितना दिखा, 8 करोड़ दिखा रहा है साहब। हाँ, 8 करोड़ दिखा रहा है। इसको बाइफरकेट कर दो इसमें कि लोन्स टू सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर एंड एसोसिएशन, आपकी एसोसिएट कंपनी कोई है उसको कितना है, और टू अदर्स कितना। कि सर उनको 6 करोड़ है और 2 करोड़ अदर्स को है, खुश, हाँ खुश। सर पहला पॉइंट हो गया, खत्म हो गया, फर्स्ट पॉइंट इज ओवर। पहले बताओ टोटल कितना है, धीरे धीरे अंदर घुसेंगे। सेकंड पॉइंट क्या, सेकंड पॉइंट कह रहा है कि भैया आपने जो कर्ज दिया है अदर्स को, जैसे मान लो, देख एग्जांपल साथ में लेते हुए चलते हैं। जैसे मान लो टोटल था 8 CR, 8 CR में से 6 CR इनको दिया और 2 CR पब्लिक में दिया, किसी को जरूरत थी दे दिया। तो जो 2 करोड़ दिया है उन पे तो आप ब्याज चार्ज कर रहे हो 16%, इनसे कर रहे हो 6%, अपनों को बांटते हो औरों को डांटते हो, ये क्यों है। और जो बाजार में कोई भी कर्ज लेगा तो उसको 16%, 18% तो देना ही होगा। तो इनको 6% इतना कर्म क्यों कर रहे हैं, पैसा हमारा लगा है, हमें शेयर होल्डर्स। ऑडिटर जाओ पता करो यार ये लोन बांट रहे क्या सीन है, तो ऑडिटर चेक करेगा कि वेदर जो लोन्स ग्रांटेड है, लोन्स गिवन है, लोन्स और एडवांसेस जो कंपनी ने बांटे हैं उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस है आर प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी और नॉट। क्या कंपनी के हितों के विरुद्ध तो नहीं है इनकी शर्तें। यार ये तो नजर आ रहा है साफ कि 6% पे क्यों है यार। बाजार में लेने जब हम गए थे हमें 18 लगा था, तुम 6% पे कैसे बांट रहे हो। whether terms and conditions are prejudicial to the interest of the company or not। हमने एक हमारी एसोसिएशन है उसको 6 करोड़ में से 5 करोड़ का कर्ज उसके पास है, उससे सिक्योरिटी क्या ली है, सिक्योरिटी नहीं सर अपने ही है। अरे अपने, अरे वो मरा हम मरे, सिक्योरिटी तो लेके रखो। तो वेदर टर्म्स एंड वेदर सिक्योर्ड और नॉट, तो अगर सिक्योरिटी नहीं ली है तो टर्म्स एंड कंडीशन आर नॉट प्रॉपर। सीन समझ में आ रहा है। पॉइंट नंबर बी लिख लेते हैं, देखो टर्म्स एंड कंडीशंस। पॉइंट नंबर बी क्या देखेगा ऑडिटर, टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसी तो नहीं है which are prejudicial to the interest of the company।
फुल स्टॉप। पॉइंट नंबर 2 इज ओवर। पॉइंट नंबर 2 इज ओवर। पॉइंट नंबर 3 पहले सुन लेते हैं फिर लिख लेंगे। पॉइंट नंबर 3, नहीं सर टर्म्स एंड कंडीशन एकदम बराबर है, कोई टेंशन कोई चक्कर वाली बात ही नहीं है। अच्छा आपने उनकी किस्तें बांध रखी है कि हाँ सर किस्तें बांध रखी है। क्या रीपेमेंट वो लोग जो कर रहे हैं इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट रीपेमेंट वो रेगुलरली आ रहा है? बस इतनी सी बात। नहीं आ रहा है तो क्या आपने कोई कदम उठाया? रीपेमेंट रेगुलर हो रहा है? अगर अगर नहीं हो रहा है तो अच्छी बात है, इन्होंने अलग पॉइंट बता दिया। इन्होंने बोला क्या रीपेमेंट है वो रेगुलर रेगुलर हो रहा है, मतलब इनकी किस्त हमने दे रखी थी हर महीने की 5 तारीख 5 तारीख को आ जाता है कि सर सबका आ रहा है लेकिन एक का नहीं आ रहा। किसका नहीं आ रहा भाई? यानी कि किसी का अमाउंट ओवर ड्यू है, हाँ सर ओवर ड्यू हो रहा है, प्रिंसिपल इंटरेस्ट ओवर ड्यू हो रहा है सर। अच्छा कितना टाइम हो गया? सर उसको 6 महीने हो गए। 6 महीने मतलब 90 दिन से ज्यादा हो गए। यस सर 90 डेज 90+ डेज हो गए। अगर किसी का अमाउंट ओवर ड्यू है 90 दिन के ऊपर हो गया है तो क्या कंपनी देखो किसी भी बंदे का 3 महीने के ऊपर जैसे ही होता है ना कंपनी उसके ऊपर सूट फाइल करती है। क्या कंपनी ने रीजनेबल स्टेप्स उठाए ऐसे वसूल करने के? ऑडिटर बोलेगा यार उसका 6 महीने से पैसा बाकी है, आपकी साइड से एक मेल मुझे नजर नहीं आ रहा है कि आपने उससे पैसे मांगे। आपके बाबा जी का पैसा है क्या? अरे शेयर होल्डर्स का पैसा है यार। तो आपके अब्बा जी ने लगाया होता तो समझ में आता, मांगो नहीं मांगो तुम्हारा है, लेकिन शेयर होल्डर्स का पैसा है, आप वो डायरेक्टर्स। चलो सामने वाला लेट हो गया लेट हो गया हो गया तो 90 दिन हो गए यार, अभी तक ओवरड्यू हो रहा। क्या आपने कोई रीजनेबल स्टेप्स उठाए? क्या कोई सूट फाइल किया, कोई कार्रवाई की? अगर की है तो हमें बताओ, रिकवरी के लिए हमने क्या करा? ऑडिटर पॉइंट नंबर डी ये देखो क्या अमाउंट ओवरड्यू हुआ है। उसको 90+ डेज हो गए हैं। किस चीज को? ओवर ड्यू हुए को। ठीक है तो क्या हमारे मैनेजमेंट ने या कंपनी ने रीजनेबल स्टेप्स बाय द कंपनी फॉर रिकवरी ऑफ प्रिंसी अमाउंट या इंटरेस्ट अमाउंट जो भी आपका बकाया है हैज टेकन और not। इससे पता चल जाएगा कि आपका पैसा सही हाथ में गया है कि गलत हाथ। बराबर। ऑडिट मतलब यार समथिंग डिफरेंट, एक 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 बात करके ना छीन लेता है ऑडिटर। चलो ये बात हो गई। ई पॉइंट देखो एबीसीडी में अपन देख क्या रहे, ए में अपन ने क्या देखा कि भाई साहब टोटल कितना है, अपने वालों को कितना है और दूसरों को गैरों को कितना है, कितना कितना है। अच्छा टर्म्स एंड कंडीशन बताओ। तो ऑडिटर ना टर्म्स एंड कंडीशन गैरों पे इतना ध्यान नहीं देगा जितना अपनों पे देगा, क्योंकि गड़बड़ यही होने की संभावना है। ठीक है ऐसी तो नहीं है कुछ गड़बड़ है टर्म्स कंडीशन में मजा नहीं आ रहा है। रीपेमेंट रेगुलर इंटरवल पे कर रहे हैं सामने वाले, हाँ जी कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं तो क्या कोई अमाउंट ओवर ड्यू है, ये ओवर ड्यू 90 दिन के ऊपर चला गया। क्या कंपनी ने रीजनेबल स्टेप्स उठाए हैं पैसे को रिकवर करने के लिए? हाँ ना, क्या स्टेप्स उठाए बताओ। नेक्स्ट पॉइंट। और एज एन ऑडिटर आप कहीं पहुंचे हैं, आपने बड़ी विचित्र बात देखी। आपने क्या देखा यार कंपनी ने अपनी सब्सिडरी को या अपनी एसोसिएट कंपनी को कर्ज दे रखा था 2 करोड़। ड्यू डेट पे ओवर उसका ओवरड्यू हो गया, ड्यू डेट आ गया, लेकिन सामने वाले ने पेमेंट चुकाया ही नहीं, तो कंपनी ने क्या किया उसे फ्रेश लोन दे दिया। ये लो फ्रेश, और हमारे लोन से हमारा ही लोन चुका दो। अगर ऐसा हो रहा है ऑडिटर इस चीज की डिटेल्स मांग लेगा कि क्यों कर रहे हो आप कर रहे हो कोई चक्कर। सर वो हमारी एसोसिएट है, हम उनसे रॉ मटेरियल खरीदते हैं, तो हमारा एक ही वो एसोसिएट है और उसी से हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं और किसी से सर मिलता भी नहीं है, तो हमने उनकी मदद कर दी तो गलत नहीं है। हाँ ठीक है ना, हमें कारण चाहिए, कारण बताओ और जाओ। ये कारण उनको भी पता होना चाहिए जिनका पैसा लगा है, बस मैं उनके लिए आपसे पूछ के यहाँ पे बताना चाहता। अब खत्म। फिर से सुनो, लोन रिन्यू किया है या एक्सटेंड किया है या फ्रेश लोन दिया है टू सेटल एडवांसेस ऑफ एग्जिस्टिंग लोन्स? अगर हाँ तो स्पेसिफाई करो कितना दिया है और वो टोटल लोन का कितना परसेंट है। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप लिख लेते हैं।
फिर क्लैरिटी और होगी। ध्यान से लिख लो साथ साथ। लोन्स रिन्यू किए हैं या एक्सटेंड कर दिए, एक्सटेंशन दे दिया, जाओ 6 महीने की मोहलत और 2 साल और क्यों दिया, पूछना पड़ेगा। एक्सटेंडेड किए या फिर फ्रेश लोन्स प्रोवाइड, क्यों कर रहे हैं ऐसा, फ्रेश लोन क्यों दे रहे हैं, टू सेटल ओवरड्यू ऑफ एग्जिस्टिंग लोन्स, एग्जिस्टिंग लोन्स, अच्छी बात। तो ऑडिटर ये एक्सपेक्ट करता है मैनेजमेंट से कि भैया आप क्या करो, स्पेसिफाई करो अमाउंट कितना, स्पेसिफाई सच एंड परसेंटेज ऑन टोटल लोन, यानी कि एग्रीगेट लोन। देखो ये चीज ना एकदम नंगी आंखें नेक्ड आईज से नहीं दिखेगा। देख प्रैक्टिकली सोचो, कंपनी ने कुल 10 करोड़ का लोन बांट रखा है, 2 करोड़ की ड्यू डेट आ गई, 10 में से 2 करोड़ की ड्यू डेट आ गई तो 2 करोड़ कम हो जाना चाहिए था, ठीक है, 8 करोड़ हो जाना चाहिए था, तो 10 करोड़ का 10 करोड़ ही है। तो ये कैसे है, क्योंकि सर क्या ओवरड्यू है, नहीं नहीं सर ओवरड्यू किसी का ओवरड्यू नहीं, तो क्या हुआ कि सर उनका ओवरड्यू हुआ था बट उन्हें हमने फ्रेश लोन दिया, तो उन्होंने फ्रेश लोन दिया है और उन्होंने पुराना वाला क्लीन कर दिया, तो फ्रेश लोन दिया तो 12 करोड़ हो गया था सर, और 12 करोड़ के बाद ये 2 करोड़ सेटल करने के बाद 10 करोड़ आ गया वापस, तो 10 का 10 दिख रहा है, 10 का 10 दिख रहा है, 10 का 10 वाइपर चल रहा है, 10 का 10 दिख रहा है, कितना दिख रहा है, 10 का 10, यानी कि सब कचरा साफ कर रहे हैं, यानी कि अगर ऑडिटर ने पूछा नहीं तो वो बताएंगे ही नहीं कि हमने पुराना वाला सीन कुछ सेटअप किया, या ऑडिटर ने ध्यान नहीं दिया कि लोन्स, यानी कि एज एन ऑडिटर आपको क्या जांच करनी है कि यार कितने लोन्स आपने बांट रखे हैं, सबके लोन अग्रीमेंट देखो और उनका ड्यू डेट देखो कि पिछले साल में कोई ड्यू डेट था क्या, अगर था, अगर ड्यू डेट था और लोन अमाउंट उतना ही है तो फिर पूछो कि यार ये इसका तो ड्यू डेट था, ऐसे ऐसे नहीं दिया, ओवरड्यू हो गया, 6 महीने हो गए यार इसको तो, कि नहीं नहीं सर इसका ओवरड्यू हुआ था हमने ने फ्रेश, तब ये बोलेंगे, पहले नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो उसका जैसे 2 करोड़ किया, टोटल एग्रीगेट है 10 करोड़, तो 10 करोड़ का 2 करोड़ दैट इज 25%, तो 25% यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि परसेंटेज वाइज। यार ये बात मैं आपको समझा पाया हूँ क्या, क्लियर है ना, समझ में आया तो वन दबाए अदरवाइज दो दबाए। आखिरी पॉइंट है लोन्स एलआईजी के अंदर, लोन इन्वेस्टमेंट इन गारंटी, देखो इन्वेस्टमेंट गारंटी की बात ही नहीं हुई, नाम पूरा देके रखा है लेकिन ये सिर्फ मैंने बोला ना लोन के लिए यही है। आखिरी बात कर ले, अच्छा लिख रहे हो ओके, सिर्फ आपको मैं 30 सेकंड दे रहा हूँ, फुल स्क्रीन पे दे दूं क्या, नहीं ऐसे नहीं, क्या सभी पॉइंट इतने बड़े बड़े हैं, ना 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 सभी पॉइंट इतने बड़े बड़े नहीं है, ये वाला पॉइंट जो है बड़ा है, पीपी बड़ा था, कहने को बड़ा है लेकिन आप देखो क्या है कुछ नहीं। पहला पॉइंट क्या कह रहा था यहाँ पर कि भैया टोटल लोन बता दो और बाइफरकेट कर दो, अच्छी बात है सर, टर्म्स कंडीशन तो ओके ना, हाँ जी ओके है सर, पेमेंट रेगुलर हो रहा है, अगर नहीं हो रहा तो ओवरड्यू 90 दिन के ऊपर है तो क्या कोई कदम उठाए क्या, हाँ सर इनके लोन के रिन्यू रिन्यू एक्सटेंड किया हो या फ्रेश लोन दे दिए कि पुराना चुका दो और इसमें मजे ले आगे आगे कंटिन्यू कर दे, तो कितना है सर और टोटल लोन का कितना परसेंट है, दैट्स इट। नंबर 5 एफ, आखिरी बात, आपने क्या कुछ ऐसे लोन्स बांटे हैं जो रीपेबल ऑन डिमांड हो, रीपेबल ऑन डिमांड का मतलब समझते हो कि आपने सामने वाले को बोला कि कितना सर हमको 2 करोड़ का खर्चा चाहिए, ये लो 2 करोड़, कब चुकाना, जब हम मांगेंगे तब चुका दो, नहीं नहीं एक मिनट, क्या आपने टर्म और पीरियड नहीं बताया कि 1 साल में देना है 2 साल में देना है, नहीं, अरे ऐसा क्यों कर रहे हो आप, आपने टर्म या स्पेसिफाई ही नहीं किया, आप तो मांगोगे ही नहीं कभी, और अगला बोलेगा मांगे ही नहीं तो देने का को, किसको दिया है, रिलेटेड पार्टी को कितना दिया है, टोटल परसेंटेज बताओ, टोटल लोन का कितना परसेंट, इस तरह का लोन आपने रिलेटेड पार्टी को देके रखा है, कंपनी के डायरेक्टर को, प्रमोटर को, रिलेटेड पार्टीज को देके रखा है, बात समझ में आ रही है, बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है, फुल स्टॉप खत्म, लोन्स इन्वेस्टमेंट गारंटी ओवर खत्म, लिख लेते, लोन्स रीपेबल ऑन डिमांड, लोन्स रीपेबल ऑन डिमांड,
लोन्स रीपेबल ऑन डिमांड है। यस, इसका मतलब क्या होता है? नो टर्म या पीरियड ऑफ रीपेमेंट स्पेसिफाइड। यार ये अच्छी बात नहीं, ये गलत बात, ये तो गलत बात है, पेबल ऑन डिमांड नहीं होना चाहिए। बट है तो, अब है तो है यार, ऑडिटर को तो देखना है ना है क्या। ठीक है, तो बताओ कितना ऐसा लोन है एग्रीगेट, ऐसा कितना लोन है? ठीक है, ऐसा कितना लोन है? और ये टोटल लोन का, मान लो टोटल लोन है कुछ 5 साल के लिए, 7 साल के लिए टर्म है, टोटल लोन है 10 करोड़। 10 करोड़ में 2 करोड़ ऐसा है जो पेबल ऑन डिमांड है, या 3 करोड़ ऐसा है, तो 30% हो गया। 30% टोटल एग्रीगेट लोन्स का ऐसा है जो पेबल ऑन डिमांड है। तो परसेंटेज बताओ, परसेंटेज ऑफ टोटल लोन्स। प्लस एक बात और बता दो, लोन टू प्रमोटर और रिलेटेड पार्टी कितना है इस तरह, लोन्स टू प्रमोटर्स और रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, आरपीटी, मैं आरपीटी बोलता हूं, मैं लिख देता हूं रिलेटेड पार्टीज, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, ये लोन का ट्रांजेक्शन रिलेटेड पार्टी के साथ कितना है। बात समझ में आ रही है? तो ये आपका, हाँ, ये आप साथ साथ लिख लो नोट्स में, आपको मैं आपको दिखा दे रहा हूँ नोट्स कहाँ हैं। ये आप लिख चुके हैं क्या? अच्छा थोड़ा सा टाइम दे दो, थोड़ा सा टाइम फिर देता हूँ, नोट्स पहले दूंगा। ये कारों के नोट्स है। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 1 से लेकर सारे क्लॉजेस आपको इधर आपको लिखे मिलेंगे। राइट, ये सबसे पहले ये आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, पीपीई, यानी कि फा फिक्स एसेट वाला। ठीक है, इसमें देखो, whether the company is maintaining proper records showing full particulars including quantitative detail and situation of property plant and equipment, हमने बात किया था, पहली बात खत्म। whether the company is maintaining proper records showing full particulars of intangible asset, मैंने बोला था intangible में सिर्फ, बात समझ में आ रही है? तो अपन ने जो उधर फोटो बनाया ना, एक एक चीज यहाँ पर है, इधर इधर ऐसी कोई चीज नहीं है जो वहां पर मिस हुई है, लेकिन इधर लैंग्वेज है प्रॉपर, उधर हमने शॉर्ट तैयारी कैसे करनी है। एक और पॉइंट पढ़ लेते हैं, whether these property plant equipment have been physically verified by the management at reasonable intervals, ये हमारा बात था। whether any material discrepancies were noticed on such verification, and if so, अगर कोई discrepancy पाई गई है, and if so, whether the same have been properly dealt within books of accounts, ये हमारा पॉइंट नंबर 2 था। उधर शॉर्ट में था, इधर पूरा जबान के साथ है। उधर तैयारी तो इधर छप गया भाई, बटन दबाओ प्रिंट आउट निकलेगा। मार्क का सब, ऐसी कोई बात नहीं होगी इस कारों की 21 पॉइंट में जो आपको इधर नहीं दूंगा। बटन दबाए प्रिंट आउट, बटन दबाए प्रिंट आउट। तो हम हमारे सेशन की साइज को लंबा नहीं करते हुए, हमारे ये 3 पॉइंट्स हमारे कवर हो गए। 21 में से 3, मैंने आपको बोला था 4 सेशन में खत्म होगा, 4 की जगह 5 में खत्म होगा, और 3 सेशन, ये 50 मिनट 1 घंटा, इतने इतने सेशन है ना, 4 साढ़े 4 घंटे लगते हैं कारों को लेने में। अपन अच्छा प्रैक्टिकली सोचो, जब अपन इतना डिटेल में अभी बात कर रहे हो ना, जब आप रिवाइज करोगे ना, भगवान कसम, अगर 18 से 20 मिनट से 1 सेकंड ऊपर लग, 20 मिनट लगेंगे आपको रिवाइज करने में, पहली बार। दूसरी बार लगेंगे 6 मिनट, यानी कि 5 सेशन, 6 6 6 6 6, आधे घंटे में आपको कारो इधर होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ टाइम पर। 12 मार्क्स, 16 मार्क्स फॉर सी फाइनल, 12 मार्क्स फॉर यू गाइस सी इंटर। अगर 12 नंबर का एग्जाम वाले दिन से एक दिन पहले 30 मिनट के अंदर हम पूरा रिवाइज करें, तो हमें उतनी जान अभी डालनी होगी समझने के लिए। इसके लिए अपन उसको इतनी डिटेलिंग में इतने प्यार से कर, क्लियर है? चलो, अभी तक के लिए हम सेशन को यहाँ पर रोकते हैं। अगले पॉइंट्स, पॉइंट नंबर 4 5 6 7 8 ओ, ये हम डिस्कस करेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, बाय बाय गाइस, आई लव यू।